नुपुर शर्मा को लगी सुप्रीम फटकार। आज जो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहब ने कहा, मैं देश के प्रधानमंत्री से डिमांड करता हूं, नुपुर शर्मा को आपने सस्पेंड किया, ऊपर में पनिशमेंट नहीं है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार होना चाहिए। क्या अब नुपुर होंगी गिरफ्तार? Yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. नुपुर शर्मा कान पकड़ के माफी मांग लेगी तो क्या भाजपा माफी नहीं मांगेगी? विपक्षी दल आक्रामक, बड़ी बीजेपी की असमंजस। नुपुर जिम्मेदार, गिरफ्तारी की तलवार। नमस्कार, एजेंडा इंडिया का में बहुत स्वागत है आप सबका। मेरा नाम है प्रीति दहिया और आज इंडिया के एजेंडा पे एक बार फिर से नुपुर शर्मा की खबर छाई हुई है। पैगंबर मोहम्मद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की अर्जी को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कानूनी विकल्प अपनाने के लिए कहा। इसके साथ नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और जबरदस्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि नुपुर की वजह से ही देश की स्थिति बिगड़ी हुई है। इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर नुपुर के खिलाफ पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई होती तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। नुपुर पर सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये ने विपक्षी दलों को भी मौका दे दिया है कि बीजेपी को वो घेरे। और आपको सुनाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद क्या कहा। उनसे बात की हमारी सहयोगी आदिति त्यागी ने। अभी आपने कहा कि जो उदयपुर में हुआ उसकी आलोचना की जानी चाहिए, लेकिन फिर आपने जिस तरह से उसी सेंटेंस में आगे जाकर गुड़गांव का जिक्र कर दिया। सर, पहला सवाल तो मेरा उस सिलसिले में आपसे ये होगा, कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल करते आप कह रहे हैं एक्शन नहीं हुआ, आपसे बेहतर आवाज कौन होगी? एक मिनट मैडम, ट्विटर पर इलेक्ट्रॉनिकली गुड़गांव, सुनिए, मैं कंप्लीट कर रही हूँ। गुड़गांव पुलिस को कंप्लेंट जा चुकी है। क्या गुड़गांव पुलिस जीटीवी नहीं देख रही है? अगर जीटीवी देख रही है तो पूछिए उनसे बुलाकर। आपके मेरी गुजारिश आपसे रिक्वेस्ट है कि करस्पॉन्डेंट को बुलाकर पूछिए कि आप कल ये जुलूस निकला नहीं निकला, क्या उस प्रोसेशन में प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बका गया, नहीं बका गया? देखिए, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आप बक रहे हैं, वो आसमान है, आसमान पर कोई थूकेगा तो थूक उन पर गिरेगा, मगर कानून का वायलेशन नहीं हो रहा है। यहां पर पुलिस की मौजूदगी में आप ये सब बातें करते हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं बताइए मैडम आप? नुपुर शर्मा और उदयपुर, ये दोनों मामले आपके सामने हैं। ये समाधान क्या है? रेडिकलाइजेशन। आपने खुद रेडिकलाइजेशन की बात की, क्या उसे खाद पानी हिंदू मुस्लिम की सियासत नहीं देती है? मैडम, वो रेडिकलाइजेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो लोग सत्ता में हैं वो आंख बंद कर लेते हैं। अगर आप मेरी बात सुनिए, जो उदयपुर में हुआ, अगर राजस्थान की पुलिस चौकस होती तो आज कन्हैया लाल जिंदा रहते। उनको थ्रेट दिया गया, उन्होंने कंप्लेन दिया, आप तो पकड़ना चाहिए था उन लोगों को। हैदराबाद में नुपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकार ने उस शख्स को पकड़ा, अटेम्प्ट टू मर्डर और थ्रेटनिंग का केस लगाकर जेल को भिजाया, जेल में सड़ना पड़ा उसको, सबक सिखा दिया गया उसको। अब आप दूसरा रेगुलेशन ये है कि धर्म संसद होता है, आप पकड़ते नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाते जब पकड़ते हैं। मैं आपसे सोल्यूशन की बात करूंगी, मुझे पता है आपको जाना है। मैं आपसे ये कह रही हूं, जो एलिमेंट्स रेडिकलाइज हो रहे हैं और आप अपनी कम्युनिटी के लिए एक बुलंद आवाज है, आज आप आएंगे, आप कहेंगे कि रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ जिसका जिक्र आप अभी नुपुर शर्मा के लिए कर रहे थे, आप कहेंगे कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, उसमें यकीन कीजिए और इसे छोड़िए ये रेडिकलाइजेशन का रास्ता। आप क्या कहेंगे? एक काम कर लेते हैं, देश के प्रधानमंत्री को हिंदुओं के रेडिकलाइजेशन के बारे में और ओवैसी को मुस्लिम रेडिकलाइजेशन के बारे में एक मीटिंग बुला लो, बोलिए, चलिए हम बैठ के बात करते हैं, कंडेम करते हैं उसको। कोई कम्युनिटी रेडिकलाइज देनी चाहिए, चाहे किसी समुदाय के हो। रेडिकलाइज होंगे तो देश को खतरा है, किसी समुदाय के लोग होंगे, देश के रूल ऑफ लॉ को खतरा है, देश की सिक्योरिटी को खतरा है, चाहे किसी और रेडिकलाइजेशन सिर्फ मुसलमानों में नहीं हो रहा है। आप समझिए हमारी बात को। मैं आपके प्रोग्राम में, आपने मुझे आपके कॉन्क्लेव में बुलाया था, मैंने आपसे कहा था कि जेनोसाइड की राह पर इस देश जा रहा है, आप यकीन नहीं किए मुझे।
नहीं, लेकिन उसके बाद आपने ये भी कहा था कि हाँ मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है इस देश में, ऐसा नहीं होना चाहिए जी, मैडम, नहीं मैं होना ये कह रही चाहिए। हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की ओवैसी साहब, बहुत अच्छी आपने बात की है। मैं कह रही हूँ रेडिकलाइजेशन, आपने कहा कि इस देश में लोगों को समझना होगा। मैं कह रही हूँ रेडिकलाइजेशन किसी भी साइड हो गलत है। मैं एक भारतीय होने के नाते सोचती हूँ। आप मुझे ये बताइए, आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कहते हैं दोनों कम्युनिटी साथ आके बैठेंगी, तो उस कम्युनिकेशन को, उस डायलॉग को असदुद्दीन ओवैसी लीड करेंगे, कहते हैं आज आप जी न्यूज के मंच से। मैं देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की फौरन मीटिंग बुलाई जाए, प्लीज बुलाइए, इसमें इस बार बात करेंगे। मैं रेडिकलाइजेशन के खिलाफ हूं मैडम, मैं तो एक पॉलिटिकल वॉइस हूं। मैं इन रेडिकलाइजेशन को खत्म करने के लिए देश के कोने कोने में जाकर अपनी पार्टी को फैलाता हूं। इलेक्शन नहीं सर, लड़ते लेकिन हैं। वहां जाकर तो आप मुसलमानों की बात करने लगते हैं ना सर। आप मैडम भारतीय सुनिए, नेता नहीं, आप मुसलमानों के नेता बनने की बात करने लगते हैं। देखिए, मुसलमान भी इस देश के नागरिक है नहीं है। सर हम सब भारतीय हैं ना। अरे भारतीय तो मुसलमानों की पॉलिटिकल वॉइस की जरूरत नहीं है। भारत की पार्लियामेंट में सिर्फ 4% एमपी होंगे और हर समाज का एक एक रिप्रेजेंटेशन उनका आबादी के लिहाज से सबका बराबर है। किसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है? सर आप तो खुद अगर- करिए सर, आप जो दलील दे रहे हैं कि ऐसे कैसे धर्म आधारित राजनीति खत्म होगी सर? आप मुझे पूरा यकीन है आप भी चाहते होंगे कि धर्म आधारित राजनीति खत्म हो, इंडियन एम्पावर्ड हो, हिंदू मुस्लिम के तौर पर नहीं, इंडियन के तौर पर। वो सब सही है, मगर जब बीजेपी उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की तो जी टीवी पर नहीं कहा गया था कि फुला विधानसभा पे ये नाम उसकी जाति है, फुला बिरादरी इसका नाम ये, वो ओबीसी है, वो एससी है, एससी में कौन सी कम्युनिटी का है, वो आप क्यों कह रहे हैं वो अलग कर रहे हैं? फिर आप जो कर रहे हैं वो सही कैसे होगा सर? सही नहीं है। देश के लिए रेडिकलाइजेशन खतरा है और रेडिकलाइजेशन हर समाज में हो रहा है और सबसे ज्यादा वो लोग कर रहे हैं जिनको सरकार का प्रोटेक्शन है। थैंक यू असदुद्दीन ओवैसी जी, मुझे पूरी उम्मीद है आप जाएंगे युवाओं के बीच तो भारत की बात करेंगे, भारतीयों की बात करेंगे, और ये जो रेडिकलाइजेशन का चैलेंज है आप उसे चुनौती पेश करेंगे। वो ही करते आ रहे हैं, आप नहीं समझ रहे तो मैं क्या करूं। थैंक यू मैडम। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी। जी न्यूज के लिए वक्त निकाल। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस बात पर अड़े हुए हैं कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी हो तभी सही मैसेज भेज पाएगी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के बीच। क्या ये उनकी आखिरी डिमांड है? क्या इससे समस्या का समाधान हो जाएगा? चलिए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। मेरे साथ दो मेहमान इस बुलेटिन पर जुड़ रहे हैं। कलीमुल हफीज जो कि AIMIM के स्पोक्स पर्सन है, साथ ही सूरजपाल अमू साहब जो कि करनी सेना के लीडर है। सबसे पहले मैं कलीमुल हफीज साहब आपसे ये पूछना चाहती हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने एक्शन ले लिया है नुपुर शर्मा के खिलाफ, अब गिरफ्तारी पर अड़ जाना क्या इस मुद्दे को पकड़कर बैठने के बराबर नहीं है? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है कलीमुल हफीज साहब, क्या आप अपना एक बार सिस्टम चेक कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। जी मैंने अनम्यूट कर लिया, माफ कीजिए। एक तो मैं दिल्ली AIMIM का अध्यक्ष हूँ, मैं स्पोक्स पर्सन ही हूँ। चलिए ठीक है, माफी चाहती हूँ। अब बताइए जो मैंने सवाल पूछा है आपसे। जी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कहा है वही ओवैसी साहब कह रहे हैं। ओवैसी साहब की कोई जिद नहीं है, ओवैसी साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही। ऑनरेबल जस्टिस ने ये बात कही है कि जो देश में सारा जो नफरत फैली है, बवाल हो रहा है, ये सबकी जिम्मेदार अकेली महिला नुपुर शर्मा है। और उन्होंने देश की एजेंसी पे कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि इनके लिए तो FIR के बाद भी रेड कारपेट है। तो सवाल ये है कि अगर आपको संविधान में यकीन है, सुप्रीम कोर्ट को आप मानते हैं, तो आप अल्लाह के वास्ते इसमें आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को मत लाइए बीच में। मैं उनको इसलिए बीच में लेके आ रही हूँ, सुनिए कलीमुल हफीज साहब, इसलिए बीच में लेके आ रही हूँ क्योंकि मेरा पॉइंट सुनिए। आप खुद मानते हैं कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जब आप आज ये बोल दिया कि लीगल कार्रवाई हो, या जिस तरह का भी दिल्ली पुलिस का अभी तक बिहेवियर रहा है इस केस को लेकर, उस पर भी सवाल उठाए, फटकार लगाई, तो उसके बाद जो ये राजनीति खेली जा रही है इस मुद्दे के आसपास, ये आपका वो तबका, आपका वोट बैंक जो आपको वोट डालता है, उसके बीच में मुद्दे को गर्म रखने की महज एक कोशिश नजर आता है। ये तो आप कर रही हैं मुद्दे को गर्म करने की कोशिश। आप हमें इंटरव्यू में बुला रही हैं, अपने डिबेट में बुला रही हैं और हम बोल रहे हैं। आपके नेता बड़े बयान देते हैं, हमें बुलाना पड़ता है। नहीं, हाँ, तो अभी वो अगर वो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि दिल्ली पुलिस को अपने संविधान की धाराओं के मुताबिक कार्रवाई करनी चाहिए। और इसी नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी को मांग करते हुए पूरे देश में 2200 लोग जेलों के अंदर है, 2200 लोग जेल के अंदर है, लेकिन एक नुपुर शर्मा अंदर नहीं है। इसीलिए आज मजबूर होकर ऑनरेबल जज को ये बात कहनी पड़ी, जस्टिस को, कि ये क्या कर रहे हैं।
जो महिला जिम्मेदार है उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो ये बात जो आज नौबत आई है, ये एजेंसीज का या सरकारों का बायस्ड होना है, सिलेक्टिव एक्शन लेना है। तो हम ये आज हम आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं कि जो एजेंसीज हैं वो सिलेक्टिव कार्रवाई ना करें। जो धारा जिस पे अप्लाई होती है, अगर जुबैर पे 295 में वो अरेस्ट हो सकते हैं तो नुपुर शर्मा क्यों नहीं अरेस्ट हो सकती? कलीमुल हफीज साहब, ये भी सच्चाई है, अगर एजेंसीज पर आप सिलेक्टिव कार्रवाई का इल्जाम लगाते हैं तो अपने नेताओं को भी आप ये देखिए कि जब उन्हें सूट करता है वो सुप्रीम कोर्ट की वाहवाही करते हैं, जब नहीं सूट करता है तो उस सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए जाते हैं। खुद आपके नेता ने सवाल उठाए हैं। लेकिन मैं एक बार सूरजपाल अमू साहब से भी एक सवाल लेना चाहती हूँ। सूरजपाल जी, आप मुझे ये बताइए कि आप खुद करनी सेना को रिप्रेजेंट करते हैं, आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या आपको लगता है कि हर संगठन को, जो कोई एक समुदाय को रिप्रेजेंट करता है या किसी विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, उनके लिए एक कड़ा मैसेज दिया है कि कट्टरपंथी सोच चाहे यहां से आए चाहे वहां से आए, आपको अपना जो जिस तरह की आप भाषण देते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को कंडक्ट करते हैं, उसे देखना होगा, मॉनिटर करना होगा। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, फिर फटकार सीधा वहीं से आएगी। दीप्ति, मैं एक अधिवक्ता भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ, मैंने सुप्रीम कोर्ट को सुना है, परंतु सुप्रीम कोर्ट का मैंने ऑर्डर भी देखा है। ऑर्डर के अंदर मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया, परंतु एक जानकारी मैं आपके जी न्यूज के माध्यम से देश को देना चाहता हूँ। नुपुर शर्मा ने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शायद एक पत्र भी लिखा है, उसके बारे में भी मैं चाहता हूँ कि आपके पास अगर जानकारी हो तो उसको भी देश के सामने रखना चाहिए, एक बात। दूसरा, मैं देश के राष्ट्रपति से मांग कर रहा हूँ कि जो सांसद हैं अपने जो ओवैसी साहब, इनके ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज हो, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार के भाषण उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय और उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद और नुपुर शर्मा के इस मामले के बाद लगातार जिस प्रकार की ओवैसी साहब की भाषा रही है, उस भाषा के ऊपर मुझे आपत्ति है, पूरे देश के लोगों को आपत्ति है। हिंदुओं को सरेआम चैलेंज करने वाले तौकीर रजा के ऊपर FIR होनी चाहिए। वो लगातार हिंदुओं के बारे में अपशब्द कहते रहे हैं, कभी महाभारत की धमकी देते हैं और कभी क्या जाने क्या क्या कहते हैं। ओवैसी साहब का छोटा भाई अकबरुद्दीन, उसने जिस प्रकार से कहा 15 मिनट के अंदर पुलिस, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो और हिंदुस्तान में देखो हम क्या करते हैं, इस प्रकार की भाषा जो AIMIM वाले बोलते हैं, ये लोग, इनकी विचारधारा क्या, इनकी सोच क्या है। अभी जो दिल्ली के अध्यक्ष बोल रहे हैं कलीम साहब, मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ, कई चैनलों पर भी बैठे हैं, परंतु मैं इनसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती कलीम साहब, ताली कभी एक हाथ से नहीं, मैं जवाब दूंगी आपसे। ताली एक हाथ से नहीं बजती। जो सूरजपाल जी, एक बार जवाब ले लेते हैं और उसके बाद मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना होगा। कलीमुल हफीज साहब, जवाब दीजिए कि जब ये कट्टरपंथी सोच की बात आती है या फिर भाषणों की बात आती है तो AIMIM किसी से पीछे नहीं है। अगर आप नुपुर शर्मा पे सवाल उठा रहे हैं, एक उंगली उन्हें दिखा रहे हैं, तो 4 उंगलियां वापस आपकी तरफ भी आ रही है। देखिए मैडम, जब ये हादसा हुआ, उन्होंने विवादित टिप्पणी की, तो हमारे बैरिस्टर साहब ने भी इसको कहा और बाकायदा कहा कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने खुद ने 29 मई को दिल्ली के एक थाने में FIR के लिए एप्लीकेशन लगाई, फिर 4 जून को मैंने एक एप्लीकेशन लगाई नवीन जिंदल साहब के खिलाफ, फिर मैंने 8 जून को साउथ दिल्ली MCD। ठीक है, लेकिन आप वो जवाब दीजिए ना, आपके नेता कहाँ पीछे हैं? हेट स्पीच के कई मामले हैं आपके नेताओं के ऊपर भी। मैडम, आप पॉइंटेड क्वेश्चन है, सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। आप नहीं, मैं बस सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ, मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जब मेमोरेंडम देने गया पार्लियामेंट थाने में, मुझे मेमोरेंडम भी नहीं लिया गया और मुझे जेल कर दिया गया। मैं 4 दिन रह आया हूँ जेल में, मेरे 30 साथियों को बंद कर दिया गया। सिर्फ 4 दिन? ये था कि भाई इनको जो है आप इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। कलीम साहब 4 दिन रहे सिर्फ? ये सब कुछ हो चुका, हम जेल में भी रह आए, हम कानून का पालन भी कर रहे हैं, हम फेस भी कर रहे हैं। हमारे नेता अकबरुद्दीन साहब भी जेल रह कर आए और वो से भरी हुए। चलिए, ठीक है, खिलाफ तो आप कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके खिलाफ कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ठीक है, चलिए मैं बाकी मेहमानों को भी ले लेती हूँ इस डिबेट में। आपका जो तर्क है वो मैंने सुन लिया। आलोक शर्मा जो है इंटरनेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट है विश्व हिंदू परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक शर्मा जी, बहुत स्वागत है एजेंडा इंडिया का। मैं पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहती हूँ, आज जो सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम फटकार मिली है नुपुर शर्मा को, आपके लिहाज से क्या ये सही है और किस तरह का अब ये उदाहरण सेट करता है आने वाले समय में पब्लिक डिस्कोर्स में इस तरह की जो बात कही गई एक मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करके आगे, क्या चाहे वो हिंदू संगठन हो चाहे ऐसे इंडिविजुअल प्रवक्ता हो, केयरफुल रहेंगे? मैं पहले कहूंगा कि मेरा नाम आलोक कुमार है, आपने आलोक शर्मा लिखा है, उसको ठीक कर सकती जी? करवा देती हूँ मैं, ठीक। सुप्रीम कोर्ट की जजेस ने कुछ ऑब्जर्वेशंस किए हैं, वो ऑब्जर्वेशंस उनके ऑर्डर का पार्ट नहीं बने।
स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा है कि वो अपनी बात कहते हुए, मुकदमे सुनते हुए कई तरह की बात पूछते हैं, कहते हैं। वो सब एक प्रोसेस होता है जजमेंट तक पहुंचने के लिए। जी। जो फाइनली ऑर्डर लिखा जाता है वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है जी। इसलिए ये सब ऑब्जर्वेशंस ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पार्ट नहीं है। मैं ये भी कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट केवल ये सुन रही थी कि क्या सब एफआईआर एक जगह आ जानी चाहिए। वो मुकदमे के मेरिट्स नहीं सुन रही थी, मुकदमा नहीं सुन रही थी। मुकदमा सुनना मैजिस्ट्रेट का काम होगा, उसका एक प्रोसीजर होगा। वो गवाहियां रिकॉर्ड करेगा, बहस सुनेगा और निर्णय करेगा। इसलिए मेरिट्स पर अगर कुछ बात उन्होंने इन द फ्लो कही हो तो वो आज का विषय नहीं थी। पर मैं ये भी कहूंगा कि मैं आज की कार्रवाई से निराश हूं। मुझे अपेक्षा थी कि नुपुर को 10 जगह नहीं भागना पड़ेगा, उसके प्राणों पर संकट है, ये ऑब्वियस है। ये 20 जगह पर मुकदमे इसलिए फाइल किए गए हैं कि उसको हैरेसमेंट हो। एमएफ हुसैन के केस में एक प्रेसिडेंट भी है, इसलिए मुझे ठीक लगता, मुझे अच्छा लगता कि ये मुकदमे सब एक जगह हो जाते और फिर उसने अपराध किया है कि नहीं ये एक एप्रोप्रिएट कोर्ट फाइंड आउट कर सकती थी। आलोक कुमार जी, जो आज सुप्रीम कोर्ट देश का सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है, वहां पर जो ऑब्जर्वेशंस आए, आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया है, ऑर्डर नहीं है, ऑब्जर्वेशंस है, उनको इंटरप्रेट हर कोई अपने हिसाब से कर रहा है। मैं अभी AIMIM के जो लीडर हैं उनसे बात कर रही थी, उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी ये कहा है कि अब तो सुप्रीम कोर्ट से भी पता चल गया कि इन्होंने गलत किया, इनकी वजह से पूरे देश में माहौल खराब हो गया, इन्हें अब गिरफ्तार कीजिए। उस मांग पर आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि ये निर्णय नहीं है, इन ऑब्जर्वेशंस का कोई लीगल इफेक्ट नहीं है और ऐसा हमको सुप्रीम कोर्ट ने बताया है अपने बहुत सारे जजमेंट्स में कि जज बेंच पे सुनवाई के दौरान जो कहते हैं वो उनका निर्णय नहीं होता है। इसलिए कभी किसी के पक्ष में होता है, कभी किसी के पक्ष में होता है, वो उसको फायदा उठाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें फायदा उठाने की कोई बात नहीं है। इसके मुकदमे की तैयारी करना चाहिए और जब मैजिस्ट्रेट ट्राई करेगा तब उसमें से निर्णय आएगा। अभी निर्णय नहीं आया। ठीक है आलोक कुमार जी, बहुत शुक्रिया एजेंडा इंडिया का में मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन सवालों का अपनी तरफ से जो आपका तर्क है वो पेश करने के लिए। अब आपने लीगल बात छेड़ी है तो मैं, सीनियर लॉयर हैं असगर अली खान साहब, वो भी हमारे पैनल पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं से सवाल ले लेती हूँ। असगर अली खान साहब, अपनी आइडियोलॉजी किसी की व्यक्तिगत कोई भी हो, लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में आया है ऑब्जर्वेशंस के जरिए, क्या आप मानते हैं कि ये एक तरह से आदेश है कोर्ट का कि आप कार्रवाई कीजिए नुपुर शर्मा के खिलाफ? उन्हें गिरफ्तार अभी तक क्यों नहीं किया गया? दिल्ली पुलिस पे जो सवाल उठाए गए, किस नजरिए से देखा जाएगा आज की इन ऑब्जर्वेशंस को, लीगली स्पीकिंग, प्योरली? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो बिल्कुल इसीलिए है, सुप्रीम कोर्ट ने बात साफ साफ उसमें कहा है कि इनको गिरफ्तार करना चाहिए और पूरे मुल्क में जो आगजनी हुई, कत्ल गारत हुई, उसकी इब्तिदा यही है। और ये बात सही भी है कि ये शुरुआत यहीं से हुई। अगर हम पूरे मामले की जड़ में जाने की कोशिश करें और हम देखें कि इस तमाम चीजों की बहुत अफसोसनाक वाक़े हो रहे हैं जो मुल्क की मान मर्यादा के बिल्कुल खिलाफ है। उदय पर हुआ और सारी चीजें सब सामने आ रही, हर रोज नारेबाजी, तमाम चीजें। असगर साहब से पूछा जाए क्या ये कोर्ट के ऑर्डर के अंदर है? दीप्ति, मेरा ऑब्जेक्शन है इस बात पर। जी, मैं आपसे कोर्ट के ऑर्डर में है? एक बार असगर अली खान साहब को अपना आंसर फिनिश करने दीजिए। अपनी सोच से भी दूंगा। ठीक है, आप बोलिए। सिर्फ आपने सवाल किया है सर, सिर्फ 2 लफ्जी बात ही आपने, हाँ और ना में अगर जवाब पूछना है तो मैं हाँ और ना कह के हट जाता हूं। असगर अली खान साहब, पूरा कीजिए अपना जवाब प्लीज। यही क्या कोर्ट ने ऑर्डर दिया है क्या साहब? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, हाँ है ना? यही नहीं, बिल्कुल कोर्ट ने ये कहा है, ऑर्डर दिया है कि नहीं? शर्मनाक है चीजें। बिल्कुल कोर्ट ने कहा कि इनकी वजह से हुआ है, इनके बयान की वजह से ये सारे मामले। ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन में फर्क है ना असगर अली खान साहब? आप सीनियर लॉयर हैं, ऑर्डर और ऑब्जर्वेशन में फर्क है या नहीं? नहीं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने जो, असगर साहब बहुत सीनियर लॉयर हैं आप, हम आपका सम्मान करते हैं असगर साहब, आप बहुत सीनियर लॉयर हैं, ऑब्जर्वेशन में और ऑर्डर में अंतर है सर। फेल्योर है, इससे ये सब पता चलता है ठीक है कि सरकार का कितना बड़ा फेल्योर है।
देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लीगल कार्रवाई अपनी जगह है। मेरे पास समय की कमी है। सूरज पाल जी, आपने भी अपनी बात कह दी। असगर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ पैनल में जुड़ने के लिए, और कलीमुल हफीज साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। लेकिन ये डिबेट अभी शांत नहीं हुई है, लगातार ये मुद्दा गर्म है और इस पर राजनीति भी, सियासत भी उतनी ही गर्म है। हम लगातार इस मुद्दे से जुड़े तमाम अपडेट्स पर नजर रखेंगे। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या करने वाले आरोपियों के तार पाकिस्तान से जुड़ते दिख रहे हैं। जांच में सामने आया है कि आरोपी गौस मोहम्मद पाकिस्तान के संपर्क में था, और अब तक की जांच में सामने यह भी आया है कि कन्हैया लाल की हत्या एक सोची समझी साजिश थी। अब इस पूरे मामले में आरोपियों की जिहादी सोच का भी खुलासा हुआ है। रियाज की नफरत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसकी बाइक का नंबर 2611 था। यह नंबर मुंबई आतंकी हमले की तारीख से जुड़ा है। रियाज ने बाइक भले ही किश्तों में ली हो, लेकिन इस नंबर के लिए उसने 5000 रुपए की एक्स्ट्रा फीस दी थी। कन्हैया के कातिलों का पाकिस्तान कनेक्शन। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान गए थे आरोपी। कराची में 45 दिन की ट्रेनिंग, उदयपुर में मर्डर। सामने आया मर्डर का 2611 कनेक्शन। नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने वाले दोनों आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। इस बीच दोनों से पूछताछ में साजिश के तार खुलते जा रहे हैं। पता चला है कि दोनों कातिलों ने पाकिस्तान के टेरर कैंपों में जाकर ट्रेनिंग ली थी। हत्या के आरोपियों के आतंकवादियों के संपर्क में होने की बात भी सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कन्हैया लाल की हत्या करने वाले रियाज और गौस मोहम्मद का संबंध पाकिस्तानी आतंकवादियों से था। ये दोनों साल 2014 में कराची गए थे, जहां उन्हें 45 दिनों तक आतंकवादी ट्रेनिंग दी गई। सूत्रों के मुताबिक हत्या का आरोपी गौस मोहम्मद 8 मोबाइल नंबरों से पाकिस्तान के संपर्क में था। गौस मोहम्मद पाकिस्तान में बैठे सलमान हैदर और अबू इब्राहिम के संपर्क में था। सलमान हैदर ने ही गौस मोहम्मद को कट्टरपंथी बनाने के लिए ट्रेनिंग दी थी, जबकि अबू इब्राहिम आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। सलमान हैदर ने इब्राहिम से गौस मोहम्मद का संपर्क कराया था। सूत्रों के मुताबिक गौस के घर से कुछ साहित्य मिला है, जिसमें जाकिर नाइक के भाषण भी बताए जा रहे हैं। गौस मोहम्मद ने मोहम्मद रियाज का ब्रेन वॉश कर अपने साथ मिलाया था। सूत्रों के मुताबिक दोनों लंबे समय से हत्या के तालिबानी वीडियो देखा करते थे। दोनों आरोपी नूपुर शर्मा से जुड़ी खबरें सोशल मीडिया पर देखते थे। इस बीच कन्हैया के हत्यारों के पास से एक बाइक भी बरामद हुई है। गाड़ी का नंबर RJ27 AS 2611 है। इस बाइक को उदयपुर के थाना धान मंडी के मालखाने में रखा गया है। 2611 को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जाता है और इसीलिए सुरक्षा एजेंसियां इस बाइक के नंबर की पड़ताल में जुट गई हैं। एजेंसियों के मुताबिक ये हमलावरों का कोई मैसेज भी हो सकता है। यहाँ पर कन्हैया लाल के दोनों हत्यारों को जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है, जिस मोटरसाइकिल का नंबर RJ27 2611 है। जिसके बाद से जांच में इस बात को भी शामिल किया जा सकता है कि क्या 2611 नंबर का कनेक्शन कोई 2611 मुंबई हमले से संबंधित है या नहीं है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तरह से रेडिकलाइज थे दोनों हत्यारे। जैसे इन्होंने वीडियो पोस्ट किया, जिस तरह की धमकी दी, उसके बाद से NIA राजस्थान की ATS हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या इनका किसी आतंकी संगठन के साथ कोई संबंध था या नहीं था। इस मामले को लेकर भी जांच लगातार चल रही है। दरअसल रियाज को ये नंबर इत्तेफाक से नहीं मिला था। इस नंबर के लिए उसने पैसे खर्च किए थे। जानकारी के मुताबिक रियाज ने 2013 में ये मोटरसाइकिल खरीदी थी और इसका मनचाहा नंबर लेने के लिए रियाज ने करीब 5000 रुपए ज्यादा खर्च किए थे। इसलिए सुरक्षा एजेंसियों का शक भी गहरा रहा है। हत्या के बाद आरोपी इसी 2611 नंबर वाली बाइक से फरार हुए थे। इस बीच कन्हैया लाल की हत्या के बाद मची भगदड़ का CCTV वीडियो भी सामने आया है।
वीडियो में आरोपी बाइक से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। उदयपुर में कन्हैया लाल टेलर की तालिबानी तरीके से हुई हत्या का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। घटना के विरोध में आज राजस्थान में सर्व समाज की ओर से बंद का आयोजन किया गया। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये तो था उदयपुर का 26/11 कनेक्शन। इस बीच कन्हैया हत्याकांड के तार ISIS और अल सूफा से भी जुड़ते दिख रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरोपी रियाज 5 साल से अल सूफा के लिए काम कर रहा था। राजस्थान के 8 जिलों में सूफा के लिए रियाज सक्रिय था। अल सूफा ISIS का रिमोट स्लीपर सेल माना जाता है और अल सूफा से जुड़ा शख्स मुजीब निर्देश देता था। अल सूफा का जो नेटवर्क है उसको खड़ा करने के लिए मुजीब का बड़ा हाथ रहा। मुजीब का खास शागिर्द आरोपी रियाज मोहम्मद था, जो इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी है। मुजीब और रियाज की कई बार मुलाकातें होने की खबर भी सामने आ रही है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि दोनों के बीच फोन पर लंबी बातचीत होती थी। इसके सबूत मिले हैं उनके कॉल रिकॉर्ड्स में। सीधा चलते हैं जी मीडिया संवाददाता अमित भारद्वाज के पास, जो न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, इस वक्त जो खबर आ रही है, अल सूफा नाम का ये संगठन कब से सक्रिय था? कितने समय से ये दोनों हत्यारे इसके साथ जुड़े हुए थे? देखिए, लंबे समय से इस ऑर्गेनाइजेशन से ये लोग जुड़े थे। मैं आपको बता दूं कि 30 अन्य लोग भी जो इनके साथ थे, उनमें से 2 लोगों की पहचान हुई है। मैं आपको पूरे डॉक्यूमेंटेड जो चीज़ें हैं वो बता रहा हूं। और इनमें एक वसीम अख्तरी है और एक अख्तर रजा है। ये 2 लोगों की और पहचान हुई है और इन पर भी जो है शिकंजा कसने की पूरी तैयारी में है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बहुत बड़ी खबर हम अब आपको बता रहे हैं कि 30 अन्य लोग भी इनके साथ थे, जो कि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के जरिए जो है इनसे जुड़े हुए थे। वो भी ट्रेनिंग लेकर आए हैं पाकिस्तान से। ये इनपुट सूत्रों के हवाले से बहुत विश्वसनीय सूत्र हैं जो हमें ये इनपुट दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 2 लोगों की जो पहचान हुई है, इनके साथ साथ सऊदी अरब में एक सलमान और अब्बू इब्राहिम जो 2 शख्स हैं, इनकी भी पहचान हुई है। और जो एजेंसियां हैं इस बारे में और जांच कर रही हैं। ये 4 नाम जो अभी निकल के सामने आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि वसीम अख्तरी और अख्तर रजा और उसके साथ साथ सलमान और अब्बू इब्राहिम, ये 4 बड़ी जो है इस इन्वॉल्वमेंट इनकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी इन्वॉल्वमेंट है और ये कड़ियाँ जुड़ रही हैं। और ये 4 नाम एक्सक्लूसिवली जो हम जी मीडिया नेटवर्क पर अभी बता रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन में है और जल्द जो है इन पर भी शिकंजा कसा जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो संगठन है, इनसे हमें ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आप एजेंडा इंडिया का के जरिए दर्शकों को बता रहे हैं कि 30 और लोग सक्रिय थे इस स्लीपर सेल में, जिनके जुड़े होने की खबर अब सामने आ रही है। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। अब इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जल्दी से उसका रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट किया है। कानून मंत्री किरण रिजिजू के इस ट्वीट में लिखा गया है कि बहुसंख्यक भारतीय इसे चुपचाप देख रहे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग पर रिजिजू का ये एक बयान है जो ट्वीट के जरिए सामने आया है और उन्होंने कहा है कि बहुसंख्यक भारतीय इसे चुपचाप देख रहे हैं और उदारवादी गिरोह पूरे भारत को असहिष्णु के रूप में पेश कर रहा है। और हम जानते हैं कि टुकड़े टुकड़े गिरोह दुनिया को बताएगा कि भारत में अल्पसंख्यक बहुत असुरक्षित है। टुकड़े टुकड़े गैंग पर कानून मंत्री किरण रिजिजू का तंज इस बयान के जरिए, इस ट्वीट के जरिए। अब देखिए, नुपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति अपनी जगह है, लेकिन उस बयान को आधार बनाकर किसी की हत्या कर देना लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो शायद यही वजह है कि कन्हैया लाल हत्याकांड के दोषियों को सजा दिलाने के लिए NIA तफ्तीश में जुटी है। आरोपियों से अब तक की पूछताछ में पता चला है कि उन्होंने सोची समझी साजिश के तहत ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया और उन्हें इसका कोई मलाल नहीं है। पैगंबर पर नुपुर शर्मा का बयान पर घमासान और उसके बाद उदयपुर हत्याकांड। पूरे घटनाक्रम ने देश को झकझोर कर रख दिया। कहीं हिंसा हुई, कहीं आगजनी, तो कहीं नुपुर का समर्थन करने वाले की गला रेत कर हत्या कर दी गई। कट्टरपंथी सक्रिय हो गए, भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश की जाने लगी, तो इसमें इंटरनेशनल साजिश की बात भी सामने आने लगी।
और इसी साजिश का भंडाफोड़ करने के लिए एनआईए की टीम उदयपुर हत्याकांड में शामिल आरोपियों से पूछताछ में जुटी। सूत्रों के मुताबिक अब तक हुई पूछताछ में मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद ने जो कुछ भी कहा है उससे साफ हो जाता है कि उन्हें इस वारदात को अंजाम देने का कोई अफसोस नहीं। दोनों में कट्टरपंथ का जहर हावी है। सूत्रों की माने तो रियाज और मोहम्मद गौस ने उसी वक्त कुछ बड़ा करने का प्लान तैयार किया था जब नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था और उसका समर्थन उदयपुर के कुछ लोग करने लगे थे। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि गाली गलौज और एफआईआर दर्ज करने से बात नहीं बनेगी। दोनों ने तय किया कि कुछ बड़ा करना होगा। 3 व्हाट्सएप ग्रुप थे जिनमें बड़ी संख्या में कट्टरपंथी जुड़े थे। यहाँ आपत्तिजनक वीडियो शेयर किए जा रहे थे। इन ग्रुप में राजनीति के नामचीन हस्तियों को निशाना बनाने पर भी चर्चा हुई, लेकिन पहला टारगेट कन्हैया को बनाया गया। जो हमें जानकारी मिली है, गौस मोहम्मद और रियाज मोहम्मद जो है ये इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि जब इन्होंने देखा कि नुपुर शर्मा ने इस तरीके का बयान दिया है और उसके पोस्ट को जो शेयर जो है वो नितिन शर्मा और कन्हैया लाल ने किया था या गलती से उनके बच्चों ने कर दिया था, उसके बाद से ये अपने जो धर्म में, अपने कौम में जो हीरो बनने के लिए उन्होंने इस वारदात को अंजाम देने की ठानी थी और कई दिनों से रेकी भी की थी और कुछ बड़ा करना है इस तरीके की जो है बातें की जा रही थी। इसके लिए बाकायदा हथियार बनाए गए, उसी तरीके से कई बार रेकी की गई और मतलब कन्हैया लाल को जिस तरीके से 28 तारीख को करीब 3:30 बजे उसकी बर्बरतापूर्वक हत्या की गई, उसका वीडियो बनाया गया। राजसमंद से गिरफ्तार किए जाने के बाद कन्हैया लाल के कातिलों यानी रियाज और गौस को अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया था। दोनों को अलग अलग बैरक में रखा गया, इनका मेडिकल भी किया गया और वहीं एनआईए ने इनसे पूछताछ शुरू की। कन्हैया लाल का कत्ल करने वाले रियाज और गौस को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो वहीं एसआईटी ने इस मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मोहसिन और आसिफ को आईपीसी की धारा 120B, 307, 326 के तहत दबोचा गया है। पुलिस की माने तो दोनों आरोपी इस वारदात के पीछे साजिश और तैयारी में शामिल थे। यही नहीं, इन दोनों ने ही मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के वीडियो शूट कर वायरल किए थे। कन्हैया लाल हत्याकांड में गिरफ्तार मोहसिन और आसिफ को पहले पुलिस ने जोधपुर कोर्ट में पेश किया, जहां पर एनआईए ने सीजीएम की कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की याचिका लगाई, जिसे मानते हुए कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 1 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। अब शनिवार को एनआईए दोनों आरोपियों को जयपुर की एनआईए कोर्ट में पेश करेगी। उदयपुर हत्याकांड के गुनहगारों को मुकम्मल सजा दिलाने की तैयारी है, तो इस मामले से जुड़े उन लोगों की तलाश भी की जा रही है जिन्होंने पर्दे के पीछे से इस हत्याकांड का समर्थन किया और देश में तालिबान राज की बुनियाद रखने की नापाक साजिश रची। उदयपुर से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो जहां एक तरफ एनआईए इस मामले की जांच कर रही है, वहीं कन्हैया लाल हत्याकांड के खिलाफ राजस्थान में गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक पूरे राजस्थान में आज भी कई शहर बंद रहे। लोग हत्यारों को फांसी देने की मांग पर अड़े हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के खिलाफ राजस्थान में आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर लोग गुस्से का इजहार कर रहे हैं। कन्हैया लाल के हत्यारों को फांसी देने के नारे से इलाका गूंज रहा है। ये तस्वीरें हैं राजस्थान के सीकर की। कन्हैया लाल की तालिबानी तरीके से की गई हत्या के खिलाफ आज बंद बुलाया गया है और इस बंद का असर ऐसा है कि हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। जरूरी सामानों की दुकानों को छोड़कर लगभग सभी दुकानें बंद रही। हालांकि तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। भाई कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई, उसी के रोष में, आक्रोश में पूरे राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोगों में रोष है और बंद के द्वारा और शांतिपूर्ण मौन जुलूस निकाल के
उनके समर्थन में कि सरकार जल्द से जल्द उचित कार्रवाई करे और ऐसे हत्यारों को सख्त से सख्त सजा और जल्द से जल्द मिले। इसी के प्रयास में सीकर को आज बंद किया गया है। श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में भी कन्हैया लाल की हत्या के खिलाफ जन आक्रोश उमड़ा हुआ है। आज सूरतगढ़ बाजार हत्याकांड के विरोध में बंद रहा। वहीं कई संगठनों ने शहर के महाराणा प्रताप चौक पर धरना देकर हत्यारों को फांसी देने की मांग की। सीकर और श्री गंगानगर जैसा नजारा ही प्रतापगढ़ में भी दिखा, जहां लोगों ने खुद ही हत्यारों को फांसी देने की मांग को लेकर दुकानें बंद रखी। बंद के कारण हर तरफ वीरानी सी छाई रही, लेकिन विभत्स हत्याकांड से लोगों में इतना गुस्सा है कि वो अपना आर्थिक नुकसान भी सहने को तैयार है। राजस्थान के मुस्लिम बहुल इलाका माने जाने वाले टोंक में भी उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला। शहर के व्यापारियों ने आज बंद बुलाया था, जिसका बीजेपी ने भी समर्थन किया। बंद को देखते हुए शहर भर में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। हालांकि शांति के साथ लोगों ने हत्याकांड के खिलाफ विरोध जताया। उदयपुर हत्याकांड के खिलाफ राजस्थान में नाराजगी का आलम ये है कि सुदूर दक्षिणी राजस्थान में घटना घटी और लोगों में उबाल उत्तरी राजस्थान के श्री गंगानगर से लेकर पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर तक पहुंच गई है। बाड़मेर में बंद के ऐलान का ऐसा असर रहा कि कोई भी दुकान नहीं खुली। व्यापारियों ने खुद की दुकानों को बंद रखने का काम किया, जिसके कारण कोई खास हंगामा खड़ा नहीं हुआ। हालांकि लोगों में कन्हैया लाल की दर्दनाक हत्याकांड की नाराजगी साफ देखी गई। जिस तरह राजस्थान में शहर दर शहर विरोध की आंधी फैली है, उसके साथ ही कन्हैया लाल मामले में जांच भी तेज कर दी गई है। एनआईए मामले की जांच अपने हाथों में ले चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि कन्हैया लाल को जल्द ही इंसाफ मिलेगा। लेकिन इस पूरे हत्याकांड के पीछे की साजिश को खंगालना एनआईए के लिए सबसे जरूरी चीज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।